नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय की का क्षेत्राधिकार के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें अपन ने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय के पास 3 रूपों में इसका अध्ययन किया जाता है। पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। इसके शक्ति और कार्यों के अध्ययन के बाद में आज का अपना अगला टॉपिक है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यदि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी तो निष्पक्ष न्याय प्रदान की जा सकती है। तो भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का पूरा प्रयत्न किया गया और इसकी स्वतंत्रता के लिए, किसकी, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई, जो व्यवस्थाएं इस प्रकार से हैं। पहली है न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान के द्वारा सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को सौंपा गया है, जो मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के परामर्श प्राप्त करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति कैसे करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के परामर्श प्राप्त करके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 1998 कब? अक्टूबर 1998 के निर्णय के आधार पर यह व्यवस्था कर दी गई कि अब इस प्रसंग में सरकार या भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी के भी द्वारा मनमाना आचरण नहीं किया जा सकता। अर्थात न्यायाधीश मनमाना आचरण नहीं कर सकता। कब से किए? अक्टूबर 1998 से। न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में इसे निश्चित रूप से अपन एक श्रेष्ठ प्रक्रिया और श्रेष्ठ स्थिति कह सकते हैं। दूसरा, कार्यकाल और कार्यकाल की सुरक्षा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर आसीन रहते हैं। इन्हें साधारणतया पदच्युत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को केवल किस आधार पर? सिद्ध कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर हटा सकता है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकता है जब इस हेतु संसद के प्रत्येक सदन के समस्त संख्या के बहुमत द्वारा या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत तथा समर्थित प्रस्ताव उसके समक्ष रखा जाए। उस पदच्युति की इस प्रक्रिया को व्यवहार में अपनाया जाना अत्यधिक कठिन है। इसलिए कार्यकाल उनका 65 वर्ष होता है और उनको बिना उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध हुए कदाचार या अक्षमता के आधार पर उनको हटाना बहुत आसान नहीं है। तीसरा है वेतन पर्याप्त और संसदीय नियंत्रण से परे। न्यायाधीशों को उनकी प्रतिष्ठा तथा स्थिति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वेतन दिया जाता है तथा उन्हें अन्य भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। संविधान में यह भी उपबंधित है कि वित्तीय आपात को छोड़कर, किसको? वित्तीय आपात को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। केवल वित्तीय आपात में न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है, अन्य किसी परिस्थिति में इनके वेतन और भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय को संसद के नियंत्रण से स्वतंत्र रखने के लिए यह व्यवस्था की गई कि उच्चतम न्यायालय के सभी वह भारत की संचित निधि से भारित होंगे। मतलब इनके ऊपर जो व्यय होता है वो सारा किससे होता है? भारत की संचित निधि से वो होता है। इसलिए ये संसद के नियंत्रण से भी मुक्त है। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता में न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल और कार्यकाल की सुरक्षा, वेतन, पर्याप्त वेतन और संसदीय नियंत्रण से परे। चौथी है कार्य प्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी कार्य प्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन नियम संसद द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत होंगे तथा इन पर राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक है। नियम बनाने का वो है, लेकिन संसद की निर्मित विधि के अंतर्गत ही होंगे ये, और इनके ऊपर राष्ट्रपति का अनुमोदन भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इसके निर्णय या आदेश भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायाधीशों को मान्य होंगे। इसके द्वारा दिए गए आदेश सभी न्यायाधीशों को मान्य होंगे। पांचवा है कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण। न्यायालय के जो कर्मचारी हैं उसके ऊपर भी नियंत्रण के अभाव में इसकी स्वतंत्रता को आघात
पूछ सकता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्मचारी वर्ग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। न्यायालय के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सेवा शर्तें भी न्यायालय द्वारा ही निर्धारित की जाती है। इसलिए कर्मचारी वर्ग पर भी न्यायाधीशों का ही नियंत्रण होता है। उन्मुक्तियां आधिकारिक क्षमता में किए गए न्यायालयों के निर्णय तथा कार्य आलोचना से परे हैं। संसद भी न्यायाधीशों के किन्हीं भी ऐसे कार्यों पर जिसे उन्होंने कर्तव्य पालन करते हुए किया विचार विमर्श नहीं कर सकती है। ये इनको उन्मुक्तियां प्राप्त हैं न्यायाधीशों को। और 7वां है अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने पर प्रतिबंध। संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को भारतीय क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष वकालत करने से मना करता है, लेकिन संविधान विशेष प्रकार के कार्य के संपादन के लिए इनकी नियुक्ति की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए विशेष जांच पड़ताल तथा अन्वेषण करना। जो सर्वोच्च न्यायालय से जो रिटायर्ड न्यायाधीश है वो न्यायाधीश किसी भी क्षेत्र में वकालत नहीं कर सकता, लेकिन इनको विशेष संविधान के विशेष प्रकार के संपादन के लिए इनको अनुमति दी जा सकती है, जैसे विशेष कोई जांच पड़ताल हो या अन्वेषण करना हो। 1973 और 77 में जिस प्रकार क्रम से A.N. रे और M.H. बेग को मुख्य न्यायाधीश पद से नियुक्त किया गया, वह सर्वोच्च न्यायालय में समस्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आघात पहुंचाने वाला था। लेकिन 1978 में इस संबंध में पुनः वरिष्ठता के सिद्धांत को अपना लिया गया और 2005 तक इसका निरंतर पालन किया जाता रहा। न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक था। न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन। लगभग 3 दशक से यह बात सोची जा रही है कि न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता होनी चाहिए। 6 दिसंबर 1999 को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में संपन्न मुख्य न्यायाधीशों की वार्षिक सम्मेलन में एक 15 सूत्रीय आचार संहिता अपनाई गई। इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रत्येक न्यायाधीश के लिए पद ग्रहण करने के बाद यह निश्चित समय के भीतर संबंधित मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी उस संपदा और निवेश को अनिवार्य रूप से घोषित करना होगा जो उसके अथवा पत्नी या आश्रित संतानों के नाम पे है। उनको अपनी संपत्ति का ये न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, वो चाहे पत्नी के नाम हो चाहे बच्चों के नाम हो। मुख्य न्यायाधीश भी रिकॉर्ड के लिए इसी प्रकार की घोषणा करेंगे। न्यायाधीश अपने पारिवारिक सदस्यों को अपने न्यायालय में वकालत करने की अनुमति नहीं देंगे। न्यायाधीशों का यदि कोई पारिवारिक सदस्य है तो वो उनको अपने अदालत में वकालत करने की अनुमति नहीं देंगे। अपने न्यायालय में वकालत करने वाले वकीलों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखेंगे आदि। आचार संहिता का उद्देश्य ये था कि न्यायाधीशों को इस बात के लिए सचेत करना है कि वे जनता की निगाह में हैं, अतः उनके द्वारा न तो कोई ऐसा कार्य किया जाना चाहिए और न ही ऐसी कोई लापरवाही बरती जानी चाहिए जो उनके पद की मर्यादा के अनुकूल न हो। तो इसके लिए मुख्य न्यायाधीश आदर्श सेन आनंद ने इस अवसर पर यह कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है, अतः सार्वजनिक पद ग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इसलिए निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर देश के मुख्य न्यायाधीश पर सत्ता और अदालत की परिपाटियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर पूरे देश को चिंता में डाल दिया। उनके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। उम्मीद है कि इससे न्यायपालिका के आखिरकार नए सुधारों और कहीं ज़्यादा पारदर्शिता के दरवाजे खुलेंगे। ये था 12 जनवरी 2018 को। तो ये थी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भारतीय संविधान में ये प्रावधान किए गए हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे हो, कार्यकाल और कार्यकाल की सुरक्षा कैसे रखी जाए, पर्याप्त वेतन
और संसदीय नियंत्रण से प्राप्त होने चाहिए। कार्यपालिका नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति होनी चाहिए। कर्मचारी वर्ग पर भी नियंत्रण होना चाहिए और उन्मुक्तियां और अवकाश प्राप्ति के बाद में वकालत करने पर प्रतिबंध किया जाना चाहिए। तो ये थी